सलाम दोस्तों। 19 अगस्त पीर की शाम 60 साल इमरान आरिफ अपनी 26 साल आमना आरिफ वो ऑफिस से पिक करके मोटरसाइकिल पे एक नॉर्मल रफ्तार से घर जा रहे होते हैं कि अचानक नताशा दानिश की लैंड क्रूजर बड़ी तेज रफ्तार के साथ उनको कुचल कर निकल जाती है। भयानक एक्सीडेंट होता है और मौके पर ही इमरान आरिफ और उनकी बेटी की मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, जबकि सर्विस रोड की जो लिमिट है वो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर है। और आप सीसीटीवी फुटेज में इसकी रफ्तार और रोड के साइज को देख सकते हैं। ये गाड़ी से 2 अफराद की जान नहीं लेती, बल्कि वो पीछे से एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए आ रही होती है। बाद में वो इनको नुकसान पहुंचाती है और इसके बाद 2 बड़ी गाड़ियों में जा घुसती है और उलट जाती है। गाड़ी के एयरबैग्स खुलते हैं। नताशा दानिश को कुछ हल्की फुल्की चोटें आती हैं, फिर वो गाड़ी से उतरती है और अवाम की भीड़ जमा हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग इतने मुश्तैल हो जाते हैं कि कुछ लोग उनको आग लगाने की भी कोशिश करने वाले थे कि इतने में पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियाँ पहुँचती है और नताशा दानिश को अवाम से बचा लेती है और अवाम इनको पुलिस के साथ जाने देती है, ये सोचकर कि जो इन्होंने जुर्म किया है, 2 लोगों को जान से मार दिया, बाकियों को जख्मी किया, माली नुकसान पहुंचाया, इसकी इनको बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन होता कुछ और है। नताशा दानिश को बहादुराबाद पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां पहुंचते हैं उनके शौहर दानिश इकबाल, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फर्म गुल अहमद एनर्जी के चेयरमैन होते हैं। नताशा दानिश के स्टेटस को देखकर पुलिस उनको जिन अस्पताल के साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवा देती है। पुलिस वजह बताती है कि लोगों का इल्ज़ाम था कि नताशा दानिश ड्रंक हो गई, यानी शराब पीकर गाड़ी चला रही थी, तो इसके टेस्ट के लिए इनको मेडिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है। खैर, या दूसरी तरफ इमरान आरिफ की बीवी दस्ता खान पर अपने शौहर और अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है कि उनको कॉल आती है कि आपके शौहर और आपकी बेटी एक्सपायर हो चुकी है। ये सुनकर वो सख्ते में आ जाती है और फौरन पड़ोसी और अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाती है। और वो सख्ते में क्यों ना आए कि उनका शौहर और उनकी बेटी उनका आखिरी सहारा थे। इमरान आरिफ एक लोअर मिडिल क्लास आदमी थे। वो स्कीम 33 के 2 कमरे के मकान में रहते थे। इनके 3 बच्चे थे। एक बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, वो अलग हो चुका था। दूसरी बेटी थी, उनकी भी शादी हो चुकी थी। और ये जो तीसरी बेटी आमना आरिफ थी, वो और इमरान आरिफ खुद इस घर का खर्चा चला रहे थे। इमरान आरिफ वैसे तो अपने घर का खर्चा पापड़ और पैम्पर बेचकर चलाते, लेकिन उन्होंने अपनी आमना को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो घर के हालात बदल सके। आमना आरिफ इकरा यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी। साथ में वो शारे फैसल पर एक निजी इदारे में जॉब कर रही होती, एक अच्छी सैलरी में। इनकी फैमिली को लगने ही लगता है कि यहाँ के हालात बदलने लगेंगे कि इतने में इनकी माँ को ये खबर आ जाती है। फिर इमरान आरिफ के भाई इम्तियाज़ आरिफ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उनकी मुद्दईयत में FIR काटी जाती है। पहले तो FIR में सेक्शन 320 पनिशमेंट फॉर कत्ल खता बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, 377G पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, 279 रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन पब्लिक वे और 427 लगाई जाती है, जो कि सारी बेलेबल होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अवाम का गुस्सा और उनकी आवाज़ देखकर बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रेहान अहमद बताते हैं कि FIR में एक और सेक्शन ऐड की जाती है, 322 पनिशमेंट फॉर कत्ल बेहिसाब, जो कि एक नॉन बेलेबल सेक्शन है, यानी इसमें बेल भी नहीं मिल सकती। और इसमें पनिशमेंट ये होती है कि या तो मुजरिम ने जिस चीज़ का नुकसान किया है वो उसी चीज़ की भरपाई करे, यानी अगर उसने किसी की जान ली है तो उसको जान के बजाय जान देनी पड़ेगी। या तो दूसरा तरीका जो इस्लाम ने दिया है वो है दियत का। दियत यानी मुजरिम विक्टिम या उसकी फैमिली को पैसे की मद में हर्जाना पड़ते हैं और उसकी फैमिली से राजी हो जाए तो मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन वो अलग बात है कि पाकिस्तान में इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सामने वाली फैमिली के लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं जाता। वो कहते हैं कि पैसे लेने तो ले लो, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। पुलिस आपको अलग से धमकाती है कि भाई पैसे ले लो, क्योंकि और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि इंसाफ मिलना तकरीबन बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं इसी केस की मिसाल लूँ तो नताशा दानिश एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं, तो वो एक बड़ा वकील हायर कर सकती हैं अपने केस के लिए। और अगर सामने विक्टिम की फैमिली की बात करें तो वो तो एक लोअर मिडिल क्लास घर से ताल्लुक रखते हैं। उनके लिए एक बड़े वकील की कीमत अदा करना बहुत मुश्किल है जो सामने वाले वकील से मुकाबला कर सके।
खैर जो बाकी सेक्शंस बताई जाती हैं, यानी कि आपने ड्राइविंग सही नहीं की, आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, आप एक लाइसेंस होल्डर होने के बाद ये सारी गलतियां करते रहे, तो बाद में मालूम होता है कि नताशा दानिश के पास पाकिस्तान के लोकल ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। उनके शौहर और उनके वकील बाद में अदालत को बताते हैं कि उनके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। उसके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है, which is a valid license। अच्छा, मैं यहाँ आपको लाइसेंस के एंड में जरूर बताना चाहूँगा। लेकिन लाइसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, गलती से आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो शायद उस पर केस बनेगा और शायद आपको माफ़ी भी मिल जाए कि यार एक गलती से ये चीज़ें सरजद हो गई, एक मशीन की गलती थी। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है और सामने वाला गलती करके आपको टक्कर मार देता है, तो भी आप पे ही केस बनेगा, क्योंकि आपके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है। खैर सवाल तो ये भी आता है कि यूके का लाइसेंस उनको मिला था तो कब मिला था, क्योंकि रूल के मुताबिक अगर यूके से कोई यहाँ पर आया है और उसके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद भी है तो वो सिर्फ 6 महीने तक वैलिड रहता है। इसके बाद उसकी वैलिडेशन खत्म हो जाती है। और इस सब के बाद आते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर, जिससे हर अमीर, हर ताकतवर कानून से बच कर निकल जाता है, और वो है कि भाई मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी हाँ, नताशा दानिश के वकील आमिर मंसूर मीडिया और अदालत को बताते हैं कि नताशा दानिश एक पागल मरीज है, वो मेंटल इलनेस का शिकार है। अनसाउंड माइंड औरत है, उसको जो है वो बेल ग्रांट की जाए। अब हमारे कानून में अगर कोई दिमागी मरीज है और मेंटल इलनेस का शिकार है तो उसका केस अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। उसको कोई बड़ी सजा भी नहीं मिलती, जेल की जगह उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है कि उनको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन अमीर आप ही कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसका इलाज नहीं कराऊंगा, मैं जाऊँगा इसके लिए दुबई या लंदन, और फिर वो वहाँ चले जाता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारता है। फिर नताशा दानिश को JPMC जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ उनका टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर चुन्नी लाल बताते हैं कि नताशा दानिश कोई मेंटल इलनेस का शिकार नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन है। लेकिन नताशा दानिश की फैमिली इनको बचाने के लिए कहती है कि नहीं, ये तो एक दिमागी मरीज है और इसका 5 साल से इसका इलाज चल रहा है। अब जब इनसे एविडेंस मांगा जाता है तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो कोई एविडेंस नहीं देते। फिर बाद में एक और सोचा छोड़ दिया जाता है कि वो डिप्रेशन की मरीजा थी, वो टैबलेट्स भी लेती थी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इस मुल्क के हाल चल रहे हैं इसके हिसाब से तो पाकिस्तान की आधी अवाम ही डिप्रेशन का शिकार है। इसका मतलब क्या कि वो बैग गाड़ी लेकर निकल जाए और किसी को भी चाहे कुचल दें और कहें कि मैं डिप्रेशन में हूँ। यानी एक अमीर आदमी का डिप्रेशन एक गरीब आदमी की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक गरीब और अमीर की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं लोगों को बांटना चाहता हूँ। बात यह है कि अगर एक गरीब आदमी किसी अमीर आदमी को ऐसे कुचलता और बाद में बोलते थे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो क्या उसको छोड़ा जाता? क्या हमारा निज़ाम उसको माफ़ करता? और यहाँ सवाल ये भी उठता है कि नताशा दानिश अगर एक पागल मरीज़ा थी तो उनको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल गया? और अगर मान ही लेते हैं कि नताशा दानिश एक पागल मरीज़ा थी तो दूसरा केस खुलता है कि फैमिली पर कि वो कहाँ थी। उनको तो मालूम था कि एक पागल मरीज़ है, कैसे इन्होंने इतनी महंगी गाड़ी की चाबी इनके हाथ में दे दी कि जाए वो रोड पर निकलें और अपनी पागलपंती का मुजाहरा करें। इसके जवाब में उनकी फैमिली कहती है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि वो कब चाबी लेके निकल गई। बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की दिल में नहीं था जो ये हादसा पेश आया। तो इसकी मैं किसी सी मिसाल दूंगा कि अगर आज मैं एक बंदूक खरीदता हूँ और उसका लाइसेंस लेता हूँ तो उस बंदूक की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है कि अगर वो मेरे दराज में पड़ी हो, मेरा बच्चा उसको निकाल के बाहर निकलता है और किसी के कोई नुकसान हो जाता है इससे, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे आती है क्योंकि मेरे पास उसका लाइसेंस था। और क्या इनको इतनी सेंस नहीं है कि एक दवाई के डब्बे में लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें? तो उनको अगर मालूम ही था कि नताशा दानिश इतनी पागल हैं कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो कैसे उन्होंने उनको सिक्योरिटी में नहीं रखा? कैसे उनसे चीज़ों को संभाल के नहीं रखा? कैसे उनके हाथ से ये सारी चीज़ों को बचा कर नहीं रखा? देखिए, ये पागल होने का तरीका ना हर कोई इस्तेमाल करता है। जाहिद जाफर ने इस्तेमाल किया था नूर मुकद्दम को मारने के बाद। बहुत अलग बात है कि वो उनसे इतनी अच्छी एक्टिंग हो नहीं पाई। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ताकतवर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने जुर्म को छुपाया, जैसे कि रेमन डेविस केस, शाहरुख जतेरी केस, जाहिद जाफर केस, नाज़िम जोकियो केस, अजीज मेमन केस और नवाज शरीफ का भी एक मामला। आपको यकीनन याद होगा कि नवाज शरीफ की रैली के दौरान एक बच्चा उनकी गाड़ी के नीचे आके कुचल दिया जाता है। बाद में पता है उस बच्चे को क्या मिला? उसको एक नाम मिला, शहीद ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ, एक गरीब बच्चे की जान ले ली और उसको नाम दे दिया कि शहीद ऑफ डेमोक्रेसी।
कि यार इस बच्चे ने जमहूरियत के लिए जान दी। अबे उस बच्चे ने कोई जान खुद ही थोड़ी नहीं दी थी, आपकी मोहब्बत में कहाँ दी थी? आपने कुचल दिया, आपसे गलती हो गई, उसकी आप माफ़ी मांगने के बजाय उसको मजीद पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और ये सारे वो केसेस हैं जो मशहूर हुए, जिसको हम सब जानते हैं। ऐसे हज़ारों केसेस हो गए जिसका आपको और मुझे तो इल्म भी नहीं होगा, और इसका हल हमारे पॉलिटिशियंस कभी निकाल कर भी नहीं देंगे, क्योंकि इसी लूप होल को तो वो इस्तेमाल करते हैं खुद के लिए। ऐसे तो अशाज वशाज घूमते रहते हैं, कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, जब इन पर केस खुलते हैं तो अचानक बीमार हो जाते हैं, और जैसे ही केस खत्म होता है इनकी बीमारी भी खत्म हो जाती है। अब आप कहेंगे कि इसका हल क्या है? पॉलिटिशियन भी नहीं कर रहे हैं, हमारा निज़ाम भी नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों एक हल है, वो है हमारी यूनिटी। आज ये केस जो इतना बड़ा बन गया है उसमें कहीं ना कहीं हमारा हाथ है। हमने जब सोशल मीडिया पे इसके लिए लगातार आवाज़ उठाई, इसकी वजह से इस केस को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सका। लेकिन जैसे ही हम इस केस को भूल जाएंगे, जैसे कि हम तमाम पिछले केस को भूल जाते हैं, ये केस का मामला भी रफा दफा हो जाएगा। तो हमारा जो बेस्ट हल है वो ये है कि हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं। हम ये ना देखें कि उसकी एथनिसिटी क्या है, उसका रिलीजन क्या है, वो काला है कि गोरा है। अगर गरीब को अपनी जान बचानी है तो उसका एक ही तरीका है कि वो मुत्तहिद होकर काम करे, क्योंकि 4-6 लोगों के मुंह तो ये अपने हाथों से दबा देते हैं, लेकिन जब जितने मुंह बढ़ते जाएंगे इनके हाथ उसको दबाने के लिए कम पड़ जाएंगे। और वही एक उपाय ज़रिया है हमें हक और इंसाफ लेने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर ऐसे मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल बिलाल अहमद खान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।